नमस्कार। अमर उजाला के राजनीति के राज के इस पॉडकास्ट में मैं आज आपसे उपराष्ट्रपति के चुनाव पर बात करूंगा। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव अब होने जा रहा है। धनखड़ साहब ने अचानक इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद अब चुनाव होने जा रहा है। 21 अगस्त नॉमिनेशन के अंतिम दिन है और 9 सितंबर को मतदान होने वाला है। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन मंडल को अंतिम रूप दे दिया है। भारत में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के नॉमिनेट सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। अगर आप लोकसभा और राज्यसभा का गणित देखें तो लोकसभा के अंदर 543 सीटें आती हैं और इस समय एक सीट बशीरहाट की जो पश्चिम बंगाल से आती है वह लोकसभा की सीट खाली है। तो 542 सीटें इस समय लोकसभा में सक्रिय सांसदों की संख्या है। और अगर उसका गणित देखें तो एनडीए के पास, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की केंद्र में सरकार है, उसके पास 293 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 245 सीटें आती है। इस समय राज्यसभा में 5 सीटें खाली है। तो वो 5 सीटें कौन कौन सी है जो इस समय खाली है? तो 5 सीटों में से 4 सीटें जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा की खाली है और 1 सीट पंजाब से राज्यसभा की खाली है। तो अगर ये 5 सीटें अगर कम कर दे तो 240 सीटें इस समय राज्यसभा में सक्रिय है। और अगर एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए के पास इस समय राज्यसभा में 129 सांसदों का समर्थन है। अगर हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला दे तो 782 सांसदों की जो संख्या हो रही है उसमें से बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी के पास 422 सांसदों का लोकसभा और राज्यसभा का मिलाकर समर्थन है और जीतने के लिए 391 सांसदों की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जिसको उम्मीदवार बनाएगा उसकी जीत तय है, उसमें किसी भी तरह का ये नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि उनके जो 422 वोट है उससे ज़्यादा वोट उन्हें मिले, फिर चाहे वो लोकसभा से मिले चाहे फिर वो राज्यसभा से मिले। और भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश करेगी कि जो विपक्ष का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें एकजुटता नहीं है। और जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उसमें हमने भारी मात्रा में सेंध लगाया और विपक्ष कई वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को मिले। यह एक संदेश देने की कोशिश करेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन अगर आप देखेंगे तो इस समय वैसे भी बहुत मजबूत स्थिति के अंदर नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद से वो लगातार टूटते जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इससे अलग होने की घोषणा कर दी है कि अब हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उद्धव ठाकरे भी लगभग इंडिया गठबंधन से बाहर है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि जो बीएमसी के चुनाव होंगे महाराष्ट्र में वह हम राज ठाकरे के साथ मिलकर मैं लड़ूंगा। और जब राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे का गठबंधन होगा तो ये तय है कि कांग्रेस उस गठबंधन में नहीं रहेगी। तो क्या उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन से बाहर हो रहे हैं? आज देखिए, राहुल गांधी ने अपने घर पर दिल्ली में डिनर इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए रखा है। हालांकि यह एसआईआर को लेकर पूरे देश में जो विरोध प्रदर्शन करना है उसके लिए रखा गया है। और कल संभावना इस बात की कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन कल निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के यहाँ तक पैदल मार्च भी करने वाला है। तो ये एक एसआईआर को रणनीति जरूर बन रही है, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने ये है कि सत्ता पक्ष के सामने किसको हम उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए। देखिए, इंडिया गठबंधन जिसको बनाएगा वह जीत जाएगा। चुनौती विपक्ष के सामने है और विपक्ष इस बात की कोशिश करेगा कि हम एक ऐसा उम्मीदवार लेकर आए जिसके सामने जिसको नाम आने पर इंडिया गठबंधन उसकी बहुत आलोचना न कर सके, जातिगत समीकरण वो सेट बैठता हो और वो इतना सम्मानी हो का उसका आलोचना करना, उसका विरोध करना कई एनडीए घटक के दलों को भारी पड़े। तो ऐसी कोशिश होगी। तो अब इसे कौन नाम हो सकते हैं इंडिया गठबंधन में, अगर अब विपक्ष की बात करें कि जो उपराष्ट्रपति के दावेदार हो सकते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन ने शरद पवार से कहा था कि वो चुनाव लड़े। शरद पवार ने फिलहाल इस बात से इनकार कर दिया है कि वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। इसके अलावा शरद पवार इस बात को जानते हैं कि उनकी हार तय है। लेकिन इंडिया गठबंधन को लगता है कि शरद पवार जैसा दिग्गज नेता अगर लड़ेगा तो एनडीए गठबंधन के कुछ दलों का उनका समर्थन करना मजबूरी होगी। तो ऐसे में क्या अजित पवार अपने चाचा का उपराष्ट्रपति के लिए समर्थन करेंगे? क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार दिया जा रहा है? तो महाराष्ट्र अस्मिता की बात करते हुए शरद पवार को समर्थन करने के सामने एक मजबूरी होगी। और कई इंडिया गठबंधन में ऐसे दल हैं जो शरद पवार के साथ जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं अपने राजनीतिक जीवन में, तो क्या वो शरद पवार को समर्थन दे पाएंगे? तो इस कोशिश में जरूर इंडिया गठबंधन है कि ऐसा नाम लेकर आ जाए। लेकिन शरद पवार ने फिलहाल उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया है।
तो ऐसा कौन सा दूसरा चेहरा हो सकता है जिस पर इंडिया गठबंधन जा सकता है? एक खबर यह भी आ रही है कि इंडिया गठबंधन मीरा कुमार के नाम पर भी विचार कर रहा है। देखिए, मीरा कुमार की भी उम्र बहुत है, 80 साल उम्र हो चुकी है, लोकसभा की स्पीकर रही है, वो सासाराम से आती है, बिहार से आती है। बिहार में भी कुछ ही दिनों बाद 110 दिनों के भीतर बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दलित पृष्ठभूमि से आती है, जीवन राम की बेटी रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीरा कुमार के नाम पर कांग्रेस के अंदर चर्चा हो रही है। कांग्रेस के एक सूत्र विश्वसनीय सूत्र मुझे बता रहे थे कि मीरा कुमार के नाम पर भी विचार किया जा रहा है। एक तो बिहार चुनाव में उसका असर होगा, क्योंकि अगर मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा ऐसे दलित उम्मीदवार का विरोध करना। और फिर कांग्रेस इस बात को प्रचारित करेगी बिहार चुनाव में कि देखिए, हमने एक दलित उम्मीदवार दिया था उपराष्ट्रपति के लिए बिहार से, और एनडीए ने उसे स्वीकार नहीं किया, और एक दलित को संवैधानिक पोस्ट के हिसाब से सेकंड नंबर पर, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर की पोस्ट आती है, तो उस पर एक दलित को बैठने से भारतीय जनता पार्टी ने रोका और दलित उम्मीदवार का विरोध किया। तो इसे बिहार चुनाव में भी कांग्रेस भुना सकती है। तो क्या मीरा कुमार को आगे कर कांग्रेस एक दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है? राहुल गांधी लगातार, जिस तरीके से आप अगर राहुल गांधी की राजनीति को देखेंगे तो आप देखिए वो लगातार ओबीसी की बात करते आ रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि ओबीसी को जितना समर्थन और सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था वो नहीं की, ये हमारी भूल रही है, और अब मैं इस भूल को सुधारने वाला हूं और ओबीसी कम्युनिटी को मैं एक बड़ा मंच देने वाला हूं सत्ता में आने पर भी। वो लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी किसी ओबीसी के नाम पर दाव चल सकते हैं और अपना जो ओबीसी का एजेंडा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं? तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है, और इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने और विपक्ष के साझा उम्मीदवार पर मुहर लगाने के लिए आज राहुल गांधी के घर पर एक बैठक होने वाली है, जहां पर एसआईआर को लेकर भी चर्चा होगी जो बिहार में हो रहा है, और इसके अलावा उपराष्ट्रपति के नाम पर एक सहमति बनाने का भाई विचार विमर्श होगा। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय है नहीं, 21 तारीख नॉमिनेशन शुरू हो गया है, 21 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। तो मुझे लग रहा है कि आज इस बैठक में जो राहुल गांधी के घर बैठक होने वाली है इस पर लेकर चर्चा होने वाली है। वही अगर हम सत्ता पक्ष एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए इस समय कैसा उम्मीदवार लेकर आएगा? देखिए, जो कहावत है ना, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ वही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप धनखड़ को, जो बंगाल के गवर्नर रहे थे, उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वो उपराष्ट्रपति बहुत दायरे में रहकर और सरकार जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से वो राज्यसभा को भी चलाएंगे और उपराष्ट्रपति की भूमिका अदा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व की जो उम्मीदें थी एक उपराष्ट्रपति से, राज्यसभा के सभापति से, वह निभाने में वो शायद असफल रहे। वह एक अलग अपनी लाइन खींचना चाहते थे, उनका अचानक इस्तीफा हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी क्या किसी ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाएगी जो सहयोगी दलों से आता हो? देखिए, उप सभापति जो अभी है हरिवंश राय जी, वह एनडीए से आते हैं, वह अभी जनता दल यूनाइटेड से आते हैं, बिहार से आते हैं, उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर विचार करेगी? ये भी एक प्रश्न हो रहा है। मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि हरिवंश राय को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। तो क्या बिहार से नीतीश कुमार को लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी, बिहार में अपना मुख्यमंत्री देगी और नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पर काम कर रही है? ये भी एक विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस विकल्प पर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यह तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन एक बेहतर विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्ध है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी अपने वैचारिक आदमी को इस पद पर बिठाएगी जो बहुत जमीनी स्तर पर जुड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता रहा हो, जिसके संघ से भी बहुत अच्छे संपर्क रहे हो, जो संघ का स्वयंसेवक रहा हो। तो क्या संघ के स्वयंसेवक और प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद व्यक्ति को क्या एनडीए अपना उपराष्ट्रपति का इस बार उम्मीदवार बनाने जा रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तमाम बाहर के लोगों को लाकर बड़े पद पर बिठा रही है। जगदीप धनखड़ भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, वह जनता दल से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और फिर वो दूसरे सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी फिर ऐसा एक्सपेरिमेंट करेगी कि किसी दूसरे दल से आए हुए नेता को उपराष्ट्रपति बनाएगी, या जो पूरे जीवन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा हो या संघ का स्वयंसेवक रहा हो, ऐसे किसी व्यक्ति को इस बार उपराष्ट्रपति बनाने जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जिसको तय करेंगे उसका उपराष्ट्रपति बनना तय है, क्योंकि एनडीए का जो आंकड़ा है वो उनके पास है। 422 सांसदों का समर्थन लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर उनके पास है, और जीतने वाले उम्मीदवार को 391 सांसदों की जरूरत है। तो वह आराम से अपने उम्मीदवार को जिता लेंगे। लेकिन इस बार उपराष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी कई संकेत देने की कोशिश करेंगे,
राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था तो आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को लाकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक संदेश दिया था कि आदिवासी समुदाय को हमने इतने बड़े सर्वोच्च पद पर बिठाया है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर किसी महिला को लेकर आएंगे? मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है, क्योंकि राष्ट्रपति महिला है, तो प्रधानमंत्री मोदी किसी और महिला को उपराष्ट्रपति बनाए, इसकी संभावना कम है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार कोई अलग हटकर डिसीजन ले सकते हैं। तो क्या कोई दक्षिण से आ सकता है? लगातार अगर आप देखेंगे तो उपराष्ट्रपति पद पर, या अगर राष्ट्रपति का पद देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया के पास रहा है द्रौपदी मुर्मू के। पहले भी अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति उत्तर भारत से ही थे, उपराष्ट्रपति अगर आप देखेंगे तो भी उत्तर भारत से ही थे। तो क्या इस बार उपराष्ट्रपति दक्षिण भारत से देके भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या दक्षिण को कोई मैसेज देना चाहती है? क्योंकि दक्षिण में भी चुनाव है, अभी अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण पर बहुत फोकस कर रहे हैं। उत्तर भारत पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। तो क्या इस बार उपराष्ट्रपति को दक्षिण से मिलने जा रहा है? जी हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कोई उपराष्ट्रपति दक्षिण से किसी बड़े नाम को लेकर आए, कि ऐसे नाम को लेकर आए कि जिसका विरोध करना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के लिए भी बहुत मुश्किल हो, उसका विरोध करना DK शिव कुमार और सिद्धारमैया जो कर्नाटका से दक्षिण से आते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के लिए उनका विरोध करना बहुत मुश्किल हो। तो दक्षिण से कोई अच्छा नाम प्रधानमंत्री लेकर आ सकते हैं। कौन नाम हो सकता है? तमाम नामों पर अभी चर्चा हो रही है। 2-3 दिन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ एक बड़ी बैठक एनडीए की होने वाली है। उस बैठक में अंतिम नाम पर मुहर लगेगा और मुझे लग रहा है कि 15 अगस्त के बाद 17 और 18 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी अपने उपराष्ट्रपति पद के नाम का जो व्यक्ति रहेगा उसको सार्वजनिक करेगी और वह नॉमिनेशन भरेगा। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण पर इस बार बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं, वहाँ से उपराष्ट्रपति आ सकता है। राहुल गांधी ओबीसी और दलित पर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या किसी ओबीसी और दलित को बनाएंगे? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण से आने वाले किसी दलित ओबीसी को बनाएंगे या किसी ब्राह्मण को उपराष्ट्रपति बनाएंगे? ये भी एक चर्चा का विषय है। तो तमाम तरीके कयास और तमाम तरीके के समीकरण फिलहाल चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार तमाम नामों पर मंथन कर रही है। अभी किसी नाम पर मुहर लगी नहीं है। तमाम सबसे अच्छे नामों पर विचार किया जा रहा है देश भर से कि किसे लाया जा सकता है उपराष्ट्रपति के पद पर, और प्रधानमंत्री मोदी उससे क्या संकेत देने चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी इस उपराष्ट्रपति को बनाकर यह भी संकेत देंगे कि जिसे मैं अभी उपराष्ट्रपति बना रहा हूँ, आने वाले समय में राष्ट्रपति कौन होगा, उसके भी संकेत आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है। तो तमाम तरीके राजनीतिक समीकरण दोनों पक्ष, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे वो विपक्ष का इंडिया गठबंधन हो, अपने अपने समीकरण को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार उपराष्ट्रपति की दोनों की तरफ से नाम बड़े आश्चर्यचकित करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण इस समय देश के अंदर बन रहे हैं और जिस तरीके से तमाम तरह के जाति को लेकर तमाम तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई नया और अच्छा नाम प्रधानमंत्री मोदी एनडीए की तरफ से लेकर आ सकते हैं जो बहुत चौंकाने वाला हो। ये भी हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बने जो कभी राजनीति में रहा नहीं हो, किसी बड़े नाम को उपराष्ट्रपति के रूप में लाया जा सकता है। तो ये तमाम तरह की अटकलें फिलहाल भारतीय राजनीति में लगाई जा रही है और आने वाले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार एनडीए की तरफ से कौन बनने जा रहा है और इंडिया गठबंधन की तरफ से उसका मुकाबला कौन करने जा रहा है। आज राजनीति के राज के एपिसोड में इतना ही। अगले सप्ताह में किसी और विषय पर आपसे राजनीति के राज पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।